नमस्तुभ्यं जगतगुरु शिवाय शिवदाय च। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं पिछले 3 वीडियो से लगातार राशियों के एट्रीब्यूट्स, भावों के एट्रीब्यूट्स, ग्रहों के एट्रीब्यूट्स के बारे में आपसे डिस्कस करता आ रहा हूँ। आज जो हम लोग बात करने वाले, राशियों के बारे में हम जान चुके, भावों ग्रहों के बारे में भी हम लोग जान चुके। आज हम लोग भावों के कारकत्वों को समझने वाले हैं। तो और विलंब नहीं करते हुए सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ये जो जन्म कुंडली बनती है, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 खाने हैं। अब इनमें ये जो अंक लिखे होते हैं, ये राशियां कोई भी हो सकती हैं। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि किसी एक हाउस के, ये जो खाना है आपका, ये एक हाउस के कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं। अब अगर हम लोग बात कर ले लग्न की, तो लग्न के कारक सूर्य को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है और बृहस्पति व्यक्तित्व के फैलाव का कारक है। इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को लग्न का कारक मानते हैं। दूसरे भाव की बात कर लें। अब ये जो त्रिकोण है, इसको दूसरा भाव बोलते हैं। राशि कोई भी हो सकती है। इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। फिर तीसरे भाव की बात कर लें, तो तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल हैं। देवगुरु बृहस्पति को दूसरे घर का कारक ग्रह क्यों बोला गया? इसलिए कि दूसरा घर से हम लोग धन का विचार करते हैं और धन के अधिपति ग्रह बृहस्पति को माना गया है। इनको फाइनेंस मिनिस्टर कहा गया है, वित्त मंत्री हैं ये। तीसरे भाव से हम लोग भाई बहनों का विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम लोग पराक्रम का विचार करते हैं। तो ब्लड रिलेशन मंगल है, पराक्रम मंगल है, इसलिए यहाँ मंगल को कारक माना गया। चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव से हम लोग माता का विचार करते हैं, इसलिए चंद्रमा को कारक मान लिया। और चौथे भाव से हम लोग सुख का विचार करते हैं, भोग का विचार करते हैं, इसलिए शुक्र को यहाँ कारक माना गया। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में चंद्रमा को कारक माना गया है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव जो है वो कहीं ना कहीं प्रेम का भाव है। तो प्रेम जो है वो एक कल्पना की अवस्था से शुरू होकर के और प्रगाढ़ रूप धारण करता है, इसलिए कल्पना के मालिक चंद्र हैं, इसलिए चंद्र को यहाँ कारक माना गया है। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, तो बुद्ध से देखा जाता है, इसलिए बुद्ध को यहाँ कारक मान लिया गया। और पंचम भाव प्राइमरी ज्ञान है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को भी ज्ञान का कारक मान लिया गया। यहाँ संतान का भी विचार हम लोग पंचम भाव से करते हैं और संतान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए बृहस्पति को इस भाव में कारक माना जाता है। अब हम लोग छठे भाव की बात कर ले, तो छठा भाव में 2 ग्रह कारक होते हैं। एक शनि। क्यों शनि? क्योंकि यहाँ से 6 प्रकार की बुराइयों का विचार किया गया है, 6 रिपुओं का विचार किया गया है, 6 प्रकार के शत्रुओं का विचार किया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य, इन 6 प्रकार की बुराइयों का विचार किया गया है। और इन सारे बुराइयों के लिए कहीं ना कहीं शनि जिम्मेवार होते हैं, इसलिए शनि को इस भाव का कारक माना गया। शत्रु का विचार हम लोग यहीं से करते हैं, ऋण का विचार हम लोग यहीं से करते हैं, इसलिए मंगल को भी यहाँ कारक माना जाता है। 7वें भाव की हम लोग बात करें तो अगर किसी स्त्री की कुंडली है
तो बृहस्पति विवाह के पार्टनर के कारक हो जाते हैं, इसलिए बृहस्पति को यहाँ कारक माना है। और किसी पुरुष की कुंडली है तो शुक्र यहाँ कारक हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री तत्व को ये दर्शाते हैं, इसलिए सप्तम भाव के दो कारक हुए बृहस्पति और शुक्र। अब हम लोग आठवें भाव की बात करते हैं। आठवां भाव क्या है? आठवां भाव पीड़ा का भाव है, आठवां भाव कष्ट का भाव है, आठवां भाव गुप्त ज्ञान का भाव है, तो अष्टम भाव के कारक शनि को माना गया। अब चूंकि ओकल्ट साइंस गुप्त विधाओं को हम लोग यहीं से विचार करते हैं, इसलिए केतु को भी यहाँ कारक माना गया। अब हम लोग नवें भाव की बात करें तो नवा भाव धर्म का भाव है, नवा भाव ज्ञान का भाव है, नवा भाव उच्च शिक्षा का भाव है, इसलिए बृहस्पति को यहाँ कारक माना गया। नवा भाव भाग्य का भाव है, नवा भाव पिता का भाव है, इसलिए सूर्य को भी यहाँ कारक मान लिया गया। दसवें भाव की बात करें तो दसवां भाव कर्म है। व्यक्ति का कर्म व्यक्ति को अलग अलग ऊंचाइयों पे ले जाता है। यहाँ सूर्य कारक हो जाते हैं, क्योंकि सरकार के कारक हैं, सरकारी सेवा के कारक हैं, राजतंत्र के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं, और बृहस्पति को भी यहाँ कारक मान लिया गया, क्योंकि बृहस्पति ही किसी की कर्म को विस्तृत फैलाव दे सकते हैं, इसलिए बृहस्पति को यहाँ कारक मान लिया गया। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर साहस की आवश्यकता होगी, इसलिए मंगल को भी यहाँ कारक मान लिया गया। एकादश भाव की बात करें, एकादश भाव किसी भी व्यक्ति के इनकम को दर्शाता है, एकादश भाव किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो इच्छा की पूर्ति देवगुरु बृहस्पति से बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को यहाँ एकादश भाव का कारक माना गया। द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव हमारा भोग है, हमारा सुख है, व्यय है, खर्चे हैं, तो इसलिए यहाँ शुक्र को कारक मान लिया गया। मैंने पिछले दो वीडियो में बात किया ग्रहों के कारकत्व और राशियों के कारकत्व। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया था भावों के कारकत्व। अब इन तीनों को अगर आप कहीं नोट डाउन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी पत्रिका को बड़ी ही सरलता से देख सकते हैं और माफ कीजिएगा, बड़ी ही सरलता से देख सकते हैं, और आप इनके द्वारा स्वयं से भी प्रेडिक्शन का निर्माण कर सकते हैं कि ये ग्रह इस राशि में इस भाव में बैठा है तो क्या फल देंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगले वीडियो में मैं इन तीनों चीज़ों को लेकर के आपके सन्मुख एक पत्रिका बना के उसमें लगा करके आपको भावों को समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम लोग फल निकालते हैं। अगर एक बार आप समझ जाइएगा तो फिर आप घर बैठे अपनी पत्रिका को सामने रख करके अपना फल निकाल सकते हैं कि आपके ग्रह आपके जीवन में क्या करते हैं। इसी के साथ आज आप सबों को मेरा नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यही आपसे कामना है। धन्यवाद।